स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी गई है कि रूरल एरियाज में ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए वो एक लॉ को एनेक्ट करें। एनजीटी के पास ये अथॉरिटी, ये पावर कहाँ से आई है? दरअसल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट यानी कि अधिनियम के माध्यम से किया गया है। दरअसल ऐसे बहुत सारे एक्ट या रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से एनेक्ट किए गए हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ना सिर्फ एक लीगल बैकिंग देते हैं बल्कि बहुत सारी बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस को पावर भी देते हैं उन एक्ट्स के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो ये सारे एक्ट्स आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आज की वीडियो में हम इनका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनको उनके प्रोविजंस के साथ यहाँ पे जो है समझने का ट्राई करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपका एग्जाम ऑलमोस्ट आने वाला है। तो जस्ट अ क्विक रीजन, क्योंकि मैं होप करती हूँ आपने चीज़ें पहले से सारी पढ़ रखी होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची और स्टडी IQ पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। बहुत शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी पढ़ाई के लिए। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। पहली वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स थे उनको कवर किया था और सेकेंड वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स न्यूज में थे उनको कवर किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देख लिया उनका बहुत अच्छा रिविजन ऑलरेडी हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखी है इसे देखने के बाद उनको जरूर देख लीजिएगा। तो आइए फिलहाल आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा देखिएगा और हाँ, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपके रिवीजन में आपको हेल्प करता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने बाकी फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आने वाले टाइम में आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट के साथ शुरुआत करना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी कि ये जो एक्ट है इससे क्वेश्चंस यूपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं और वैसे भी इसको एक अम्ब्रेला एक्ट की तरह दरअसल माना जाता है कि इंडिया के अंदर जो भी हमारा फ्लोरा फ्यूना है, राइट, उसको प्रोटेक्शन देने का काम जो है इस एक्ट के द्वारा किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज बिना कानूनी या लीगल बैकिंग के बिना होती नहीं है। किसी भी चीज को होने के लिए, किसी भी पावर के लिए, किसी भी अथॉरिटी के लिए उसके पीछे एक लीगल बैकिंग होना जरूरी होता है। दैट्स वाई ये जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई बार आपने जैसे न्यूज़ में सुना होगा कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो आपको ये पता हो कि ये अथॉरिटी उनके पास कहाँ से आई, राइट। तो आज के वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की। दरअसल ये एक लीगल फ्रेमवर्क देता है जो हमारे यहाँ पर वाइल्ड एनिमल और प्लांट की वेरियस स्पीसीज हैं उनकी प्रोटेक्शन को लेकर। यानी कि हिंदी में कहें तो जो वन्य जीव हमारे यहाँ पर जानवर हैं, जो दरअसल पौधे हैं, राइट है, उनके संरक्षण के लिए एक आप कह सकते हैं कानूनी ढांचा ये प्रदान करता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और मान लीजिए कोई प्रोडक्ट उनसे बने हुए हैं, दरअसल उनके ट्रेड को कंट्रोल करना, राइट है, यहाँ तक कि उनका जो हैबिटेट है यानी कि जो हमारा फ्लोरा फ्यूना है वो जहाँ पर रहता है उस हैबिटेट के मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है, इनके ट्रेड को लेकर या इनसे बने हुए किसी प्रोडक्ट को लेकर भी इस एक्ट के अंदर काफी डिटेल में प्रोविजंस दिए गए हैं। एक्ट तो देखिए इतना ज्यादा बड़ा है कि एक पूरा प्रॉपर लेक्चर चाहिए इसको पढ़ने के लिए, बट फिलहाल हमारा जो मोटिव है वो दरअसल रिवीजन है। तो इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ पे जो है पिक एंड चूज करके पढ़ेंगे। तो एक्ट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्ट का एम क्या था, ये हमें समझ में आ गया। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करते हैं और क्योंकि हाल ही में इसमें दरअसल कुछ चेंजेस करने की बात भी हो रही है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो देखिए पहले 1972 वाले एक्ट की ही बात करते हैं, चेंजेस की बात बाद में करेंगे। दरअसल ये जो एक्ट है कुछ शेड्यूल्स आपको देता है, यानी कि अनुसूची। जैसे जो शेड्यूल 1 है, यानी कि जो अनुसूची 1 है, इसमें दरअसल उन जानवरों को रखा गया है, या फिर आप कह सकते हैं उन स्पीसीज को रखा गया है जिनको हमारी कंट्री में हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है, और दरअसल उनका शिकार करना ऑल ओवर द इंडिया जो है प्रोहिबिट किया गया है। देखिए पहले ना कुछ एक्ट्स जो थे वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते थे, राइट, क्योंकि उनका एक स्पेशल स्टेटस था। लेकिन अब जब से वो रिमूव हो गया है तो मोस्टली जो एक्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जिन जानवरों को हमने हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी है उनके शिकार को ऑल ओवर द इंडिया प्रोहिबिट किया गया है, और वो सब के सब जो है आपको शेड्यूल्ड 1 में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि दरअसल यदि कोई एनिमल ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट बन जाए, या फिर कोई ऐसे डिजीज बेसिकली उस एनिमल में या उनकी कम्युनिटी में फैल गई है जो बियॉन्ड ट्रीटमेंट है, तो जो है एक एक्सेप्शन, एक अपवाद का जो है केस बनता है। अदरवाइज अगर अनुसूची 1 के अंदर कोई भी बेसिकली स्पीसीज का नाम शामिल है तो उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है। यहाँ पर अगर यदि आप उस स्पीसीज को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको सजा मिलती है, और ये काफी ज्यादा होती है, पेनल्टी भी देनी पड़ती है, राइट है। इसके बाद आता है शेड्यूल 2। दरअसल इसके अंदर भी हमने उन एनिमल्स को रखा हुआ है जिनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दरअसल मिली हुई है, उनके ट्रेड वगैरह पर जो है रेगुलेशन लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो डिग्री है वो कम हो जाती है, थोड़ी सी डिग्री कम हो जाती है। अदरवाइज दोनों शेड्यूल में क्या है, हमने उन एनिमल्स को रखा हुआ है जिनको हम प्रोटेक्शन देते हैं। इसके बाद आता है शेड्यूल 3 एंड 4। तो देखिए शेड्यूल 3 एंड 4 में वो एनिमल्स है जो नॉन एंडेंजर्ड है, राइट, उनको इतना कुछ खास खतरा नहीं है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो अच्छे खासे नंबर में है, राइट है। यहाँ पर देखिए उन स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है जिनका शिकार प्रोहिबिट है। देखिए हॉन्टिंग प्रोहिबिट ही है, राइट, बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए आप ऐसे शिकार नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन दरअसल यहाँ पर जो पेनल्टी है वायोलेशन के लिए वो जो फर्स्ट 2 शेड्यूल्स हैं उनके कंपेयर में काफी कम होती है, ठीक है। देन बात आती है शेड्यूल्ड 4 की। देखिए शेड्यूल्ड 4 में वो एनिमल्स हैं जो हो सकता है कि बेसिकली ह्यूमंस के लिए या हमारे जो खेत हैं या फिर एक इन जनरल जो पब्लिक है उसके लिए थ्रेट बन चुके हैं, राइट है। कई बार होता है ना कि जैसे आपने गांव में एक सुना होगा कि नील गाय, राइट, वो बहुत ज्यादा जो है बेसिकली फसलों को बर्बाद कर देती है, तो इस तरह की चीजें। तो दरअसल यहाँ पे उन जानवरों को जो है रखा गया है जिनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? वर्मिन। यहाँ पर देखिए यानी कि वो एनिमल या तो जिनको कोई बीमारी है या फिर जो प्लांट और फूड वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इन जानवरों को बेसिकली हॉन्ट किया जा सकता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्मिन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक दो ही दरअसल 3 या 4 मैक्सिमम आपको बेसिकली इस कैटेगरी में मिल जाएंगे, जिसमें से एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, फ्रूट बैट। बाकी के नाम आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं, ठीक है। और ना वीडियो तो आप लोग देखते ही हैं, पार्टिसिपेट भी किया कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर बेसिकली आंसर आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर किया कीजिए, नहीं आता है तो पूछ लिया कीजिए, राइट। इसी तरीके से तो पढ़ाई होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल आता है आपका 5th। अभी तक हमने एनिमल्स की बात की, अब ये जो बेसिकली 5th शेड्यूल है आपका, इसमें दरअसल कुछ प्लांट्स का कल्टीवेशन के बारे में बेसिकली चीजें हैं। दरअसल यहाँ पर उन प्लांट्स के बारे में रेगुलेशन की गई है, ठीक है, जिनके आप देखिए पोसेशन को लेकर, सेल को लेकर और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं। यानी कि अगर इस लिस्ट में किसी प्लांट का नेम है, राइट है, तो ध्यान रखिएगा कि बेसिकली उसका कल्टीवेशन इन अ नॉर्मल कंडीशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। बल्कि क्या होगा, गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस वगैरह लेना होगा, कुछ परमिशंस वगैरह लेनी होगी, तब में भी एक केस बनता है। अदरवाइज इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, रेगुलेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब देखो कुछ ना इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, वो जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं वो इस एक्ट के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो बॉडी है इसको कौन से एक्ट के द्वारा जो है बेसिकली बनाया गया था, या इसको लीगल बैकिंग कहाँ से मिलती है, राइट। तो देखिए एक तो आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ,
अगर राष्ट्रीय स्तर पर है तो स्टेट के लेवल पर भी है, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। फिर आपका जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यूज में था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आपको पता है ना प्रोजेक्ट टाइगर, और अभी हाल ही में जो चीता रिलोकेशन हुआ था, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, राइट है। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये भी दरअसल बॉडी वो है जो इस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई है, राइट है। तो दिस इज क्लियर। अब देखो ये जो एक्ट है ये प्रोटेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट भी देता है कि भाई कुछ एरियाज हैं उनको हम क्या करेंगे, संरक्षित एरिया के रूप में या संरक्षित क्षेत्र के रूप में डिक्लेयर कर देंगे। 5 टाइप की कैटेगरी जो है प्रोटेक्टेड एरिया की देता है, जिनको जनरली आप पढ़ते भी हैं, और मैंने पिछली वीडियो में नेशनल पार्क तो बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दिए हैं, राइट है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो बेसिकली आपका क्या होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, फिर एक आपके नेशनल पार्क होगा, कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं, कम्युनिटी रिजर्व होते हैं, एंड टाइगर रिजर्व होते हैं। तो आपको पता है ना प्रोटेक्टेड एरियाज को गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, या तो उनको एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है, या फिर बेसिकली उनको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में नोटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि बेसिकली कुछ जो एरियाज होते हैं उनको कम्युनिटी रिजर्व या बेसिकली जो है कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में भी नोटिफाई किया जाता है, जहां पर दरअसल सरकार कम्युनिटी के साथ बातचीत कर दरअसल इस संरक्षण के काम को अंजाम देती है, ठीक है। अब देखो इस एक्ट के तहत कुछ कंजर्वेशन के ना प्रोग्राम भी चलाए गए थे, वो भी पता होने चाहिए। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, प्रोजेक्ट टाइगर है। तो देखो इस यही है पढ़ने का तरीका, लिंक करते चले गए, एक्ट से पढ़ना स्टार्ट किया, बॉडीज पे आ गए, शेड्यूल पढ़ लिया, अब जो है बेसिकली प्रोजेक्ट्स पे आ गए। तो फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी एक एक दो पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में लॉन्च हुआ था, अभी तक बेसिकली चल रहा है ये। और टाइगर की पॉपुलेशन को बेसिकली कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था, काफी अच्छा बेसिकली काम इसके तहत हुआ भी है, ठीक है। और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, बेसिकली वो इस तरीके से एक तरीके से प्रोजेक्ट को देख रही है, राइट। दूसरा सिमिलर पैटर्न पे आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसको भी गवर्नमेंट की तरफ से 1992 में बेसिकली लॉन्च किया गया था, और एलिफेंट को बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्ट और कंजर्व करने की हम बात करते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाने की बात भी जो है इस एक्ट के तहत होती है। देखिए कई बार क्या हो जाता है ना, दो प्रोटेक्टेड एरिया दो अलग आइसोलेशन जोन में हो सकते हैं, और बीच में मान लीजिए क्या है, रोड वगैरह या कुछ भी जा रही हो। अब जानवरों को तो नहीं पता है ना कि इसको क्रॉस नहीं करना है, राइट है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो एलिफेंट्स होते हैं, क्योंकि एलिफेंट्स का मूवमेंट अच्छा खासा होता है, राइट है। तो आपने देखा होगा एलिफेंट्स की ट्रेन से टक्कर होने वाली न्यूज कई बार अनफॉर्चुनेटली हम सुनते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया, हमें क्या है ना, ऐसे कॉरिडोर्स दे देने चाहिए जो बेसिकली जानवरों के मूवमेंट को है ना क्या करे, फैसिलिटेट करे। तो इन कॉरिडोर्स को बनाने की भी बात हो रही है। कई बार आपको पता है जो बाहर की कंट्री है उसके साथ भी एक मूवमेंट होता है, जैसे नेपाल की अगर हम बात करें, नेपाल का भी एक मूवमेंट है, उसके लिए भी कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, राइट है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है ना, आपके एग्रीकल्चर फील्ड हो सकते हैं, रिहैबिलिटेशन वाला बेसिकली कॉन्सेप्ट को आपने दूर करना है कि लोगों को वहां से आपने क्या है बेसिकली बाहर कर दिया है और फिर उनको कहीं और रिहैबिलिट कर रहे हैं। इससे बेटर क्या है कि बेसिकली जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनके साथ इंटरफेयर ना हो वाइल्ड लाइफ का, और उनको एक अपना एरिया दे दिया जाए उनके मूवमेंट के लिए, ये एक ज्यादा बेटर सॉल्यूशन है। तो वही जो है बेसिकली अचीव करने की कोशिश की जा रही है आपके वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के माध्यम से। अभी देखो न्यूज में था, मतलब नॉट रिसेंटली, आई थिंक लास्ट ईयर, कि दरअसल इंडिया का फर्स्ट अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो प्लान किया जा रहा है दिल्ली एनसीआर में। तो यही मैंने आपको बताया है कि देखिए हमारा पहला अर्बन, ये नॉट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तो बहुत सारे हैं, ये पहला अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्लान किया जा रहा है दिल्ली और हरियाणा के बीच में। और ये जो असोला बेट्टी बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसके दरअसल नियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ का जो हमारा बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ है उनका मूवमेंट को ये फैसिलिटेट करेगा, राइट है। दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रही हूँ, अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा,
अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें दरअसल कुछ चेंजेस लाने की बात गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 राइट है। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो इस एक्ट में ये कहा गया, अब जो चेंजेस किए गए हैं काफी सारे हैं, हम उन चेंजेस पे फोकस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो क्या किया गया, ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, इसके तहत हम जितनी भी स्पीसीज को प्रोटेक्शन दे रहे थे, उन नंबर ऑफ स्पीसीज को इंक्रीज करने की बात हो रही है। तो देखो, आपने पढ़ा होगा ना साइट्स, राइट। तो बेसिकली साइट्स एक ऐसा आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है जो इस चीज को लेकर काम करता है कि यदि स्पीसीज का ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो वो उनके बेसिकली पॉपुलेशन के लिए एक थ्रेट ना बन जाए, राइट है। यानी कि अगर ट्रेड हो तो एक सस्टेनेबल मैनर में, एक रेगुलेटेड मैनर में हो। तो जैसे साइट्स के पास भी शेड्यूल होते हैं और उनके तहत बेसिकली उन्होंने क्या है, बेसिकली जो भी वाइल्ड फ्लोरा फ्योना होता है उनको लिस्ट किया होता है। तो साइट्स के तहत जो स्पीसीज हैं उनको भी दरअसल वीपीए के तहत प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है, और ये इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जो है गवर्नमेंट कर रही है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया कि हम इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ, एंड हम इंप्लीमेंट करेंगे साइट्स को, राइट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बताया, कितने शेड्यूल हमने अभी पढ़े थे, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। मैंने बताया था ना, वीपीए 1972 के साथ कुछ शेड्यूल है, आई थिंक 6 पढ़े थे, 5 पढ़े थे कि 4 थे, कितने थे? अरे बताएं कमेंट सेक्शन में कितने शेड्यूल पढ़े थे, चलिए बताइएगा। दरअसल उनको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, 4 कर दिया गया है। तो सबसे पहला शेड्यूल वो रखा जाएगा जहां पे हम एनिमल्स को या स्पीसीज को हाईएस्ट लेवल का जो है बेसिकली प्रोटेक्शन देंगे। सेकेंड नंबर पे बेसिकली क्या होगा, थोड़ा लेसर डिग्री का प्रोटेक्शन रहेगा, सेकेंड शेड्यूल वैसा रहेगा। थर्ड शेड्यूल में इस बार हम प्लांट स्पीसीज को डाल देंगे, राइट है। और बेसिकली फोर्थ शेड्यूल क्या रहेगा, जो साइट्स के अंदर स्पेसिमेन थे उनको बेसिकली इंक्लूड कर देंगे। और यहाँ पर वो जो वर्मिन वाला बेसिकली था ना, उस वाले शेड्यूल को हटा दिया जाएगा। अगर कभी ऐसे जरूरत पड़ती है कि किसी को वर्मिन डिक्लेयर करना है, तो गवर्नमेंट फिर जो है एक सेपरेट जो है तरीके से उसको हैंडल करेगी। एक जो परमानेंट शेड्यूल एक्ट के अंदर था उसको हटा दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और टोटल मिला के कितने कर दिए गए हैं, 4 कर दिए गए हैं। अब थोड़ा सा ना एक कंट्रोवर्शियल इश्यू भी बन रहा था यहाँ पे, और दरअसल ये था, इस एक्ट में एक वर्ड यूज हुआ कि जो एलिफेंट्स हैं उनका बेसिकली आप यूज कर सकते हो रिलीजियस पर्पस से या एनी अदर पर्पस से। तो यहाँ पे माना जा रहा था कि एलिफेंट्स को जो बेसिकली डोमेस्टिकेट किया जाता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाता है, ये उसको प्रमोट करेगा। क्योंकि रिलीजियस पर्पस के साथ साथ आपने एनी अदर पर्पस भी लिख दिया। अब ये एनी अदर पर्पस भाई क्या, वेरी सब्जेक्टिव ना, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, फिर थोड़ा सा इसको लेकर मतलब आवाज उठी थी। और मतलब कुछ जो एनवायरमेंट बेसिकली एक्टिविस्ट थे उनका कहना भी था कि गवर्नमेंट को चीजें जो है क्लियर करनी चाहिए कानून के अंदर। तो आई जस्ट गिव यू हिंट कि क्या चल रहा था इश्यू। मेंस के लिए इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए, राइट। तो वो हमें पता चल गया है। तो दिस इज नाउ कंप्लीट, राइट। चलिए अब एक जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं भाई आपने कितना पढ़ा है। यहाँ पे पूछा गया है, अगर एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को शेड्यूल्ड बेसिकली 5th के अंदर रख दिया जाए, आपका जो वीपीए 1972 है, तो इसके क्या इंप्लीकेशन होंगे, है ना। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में बता देती हूँ। यानी कि मान लीजिए कोई पौधे की प्रजाति है और उसको क्या है, दरअसल अनुसूची 5 में रखा गया है, वन्य जीव दरअसल संरक्षण जो आपका अधिनियम है उसके तहत। तो इसका क्या निहितार्थ निकलते हैं। तो पहला क्या है, एक लाइसेंस रिक्वायर होगा भाई, अगर उस प्लांट को आपने कल्टीवेट करना है, यानी कि उस प्लांट की अगर खेती करनी है तो लाइसेंस चाहिए होगा। सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, भाई किसी भी स्थिति में उसको आप प्लांट को जो है नहीं कल्टीवेट कर सकते। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है भाई, ठीक है। फिर कह रहा है ऐसा प्लांट इन्वेंसिव होगा, हार्मफुल होगा इकोसिस्टम के लिए। चलिए, तो बेसिकली मान के चलते हैं कि आपको आंसर पता है, अब तो पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया है, तब तो ठीक है। किसी कारण से आंसर नहीं पता, भूल गए, तो फिर क्या करें।
तो सबसे पहली बात देखिए, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन की कर लेते हैं। कह रहा है कि भाई एक लाइसेंस चाहिए होगा कल्टीवेट करने के लिए। नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, राइट, मैंने भाई पढ़ा वरा नहीं, चलो इसको होल्ड पे छोड़ते हैं। फिर कह रहा है ऐसा प्लांट किसी भी स्थिति में कल्टीवेट नहीं हो सकता। अब किसी भी स्थिति में कल्टीवेट नहीं हो सकता, थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है। कल को इन फ्यूचर कोई ऐसी मेडिसिन पता चल गई जिसमें उस पर्टिकुलर प्लांट का यूज होता है, तो भाई प्लांट की तो फिर जरूरत पड़ जाएगी ना। तो आप किसी भी स्थिति में उसको नहीं, मतलब एक तरीके से खेती कर सकते हो, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लगता है। तो इसको मैं एक्सक्लूड कर सकती हूँ, एलिमिनेट कर सकती हूँ, राइट। फिर कह रहा है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है। देखो 1972 का एक्ट आया था, उस टाइम पे ना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स वगैरह को लेके इतना कुछ तो नहीं हो रहा था। ये तो रिसेंट में जो है बेसिकली टेक्नोलॉजी को लेकर हम इतना चीज़ों को लेकर सजग हुए हैं और कर रहे हैं काम, और अभी भी मतलब काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। तो 1972 में कोई ऐसा अमेंडमेंट भी मुझे याद नहीं आ रहा कि भाई अलग से फिर कोई शेड्यूल डाला गया हो, तो ये भी मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ, राइट है। अब मेरे पास ना दो ऑप्शन बचते हैं कि इन्वेंसिव है, हार्मफुल है, और भाई एक लाइसेंस चाहिए। अब मेरा ना 50-50 वाला एक्चुअली यहाँ पे मामला बच जाता है कि इन दो में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मुझे ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है और ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी एक्चुअली लॉजिक जिससे मैं इन दोनों स्टेटमेंट में से किसी को रॉन्ग कर सकूं। नाउ जो है जय राम जी की करके आप सोच सकते हैं, और अगर पढ़ा है, याद है, तब तो बेस्ट है, राइट। और अभी मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा ध्यान से जो मैंने बताया था कि देखिए ये वो वाला शेड्यूल होता है जिसमें उन प्लांट्स को रखा जाता है जिनको गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, ठीक है। और अगर आपको कल्टीवेशन के लिए कुछ करना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट मीन्स लाइसेंस वगैरह की जरूरत आपको पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई ए शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यस, ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1972, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि दरअसल जो वाटर बॉडीज हैं, राइट है, जनरली उनको क्लीन रखने के लिए, है ना, उनके अंदर अगर कोई एफिलेंट वगैरह का डिस्चार्ज हो रहा है उसके मैनेजमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज सीवेज वगैरह का जो भी बेसिकली एक बैड वाटर, अनहेल्दी वाटर जो है वाटर इकोसिस्टम को खराब करता है, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए ये जो एक्ट है इसको लेकर आया गया था। मतलब आप इन्फर कर सकते हैं फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ, राइट। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, दरअसल जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी है सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो इसका एसपीसीबी है राज्यों के स्तर पर, ये जो बॉडीज है इनको इसी वाटर एक्ट के तहत क्या है, क्रिएट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो ये जो एक्ट है ये इन दोनों ही बॉडीज को इस चीज के लिए एम्पावर करता है कि दरअसल एफिलेंट स्टैंडर्ड्स को आप क्या है इन्फोर्स कर सके, मतलब बता सके कि भाई अगर किसी इंडस्ट्री का कोई जो है डिस्चार्ज वाटर आपकी वाटर बॉडी में जा रहा है तो दरअसल उसके अंदर क्या एक क्राइटेरिया होना चाहिए, पॉल्यूटेंट किस लेवल से नीचे का ही रहना चाहिए, कितना आपने उस वाटर को ट्रीट किया हो, राइट है। साथ में बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि अगर फैक्ट्री बॉडीज, राइट, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह डिस्चार्ज कर रही हैं पॉल्यूटेंट को वाटर बॉडीज में, तो क्या स्टैंडर्ड्स हो, ठीक है, मतलब किस तरह से चीजों को हमें मैनेज करना है, इसको दरअसल क्या है लागू कराने की पावर दी गई है इन दोनों बॉडीज को, और ये पावर मिली है इस एक्ट के द्वारा। वही मैंने जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था, एनजीटी को अथॉरिटी कहां से मिली, तो एक एक्ट से मिली थी, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, राइट है। तो ये एक्ट्स हैं, ये आपके लॉज है जो बेसिकली आपको एम्पावर करते हैं, राइट। चलिए अब देखो इसी में एक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट भी दरअसल गवर्नमेंट लेकर आई थी 1977 में। अब मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या है अपना एक मतलब बैड वाटर जो है क्या कर रही है, डिस्चार्ज कर दे रही है वाटर बॉडी पे, दे शुड बी अ पेनल्टी, राइट। तो वो तो है ही, लेकिन साथ में आपकी एक जिम्मेदारी भी तो बनती है कि भाई आप अगर बेसिकली इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हो तो यू शुड पे फॉर इट। अच्छा वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि दरअसल पॉल्यूटेंट पे, राइट, तो जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं उन्हीं को पे भी करना चाहिए, राइट। वो क्यों करें भाई जिनका इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो ये भी एक अच्छी सी कॉन्सेप्ट है, क्विकली रिवाइज करा दिए, थोड़ा सा देख लेना, है ना। बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो दरअसल
जो भी वाटर किसी पर्सन के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है जो सर्टेन टाइप की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल जो पेपर इंडस्ट्री होती है वो बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, राइट है। अब देखो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन ही होता है जनरली, इंडिया में तो ग्राउंड वाटर पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो हो सकता है कि धीरे धीरे क्या है वो जो वाटर बॉडीज है उन पर एक जो है रिपरकशंस हमें इन फ्यूचर दिखाई दे, तो हमें उनके लिए भी तो काम करना है, तो रिसोर्स चाहिए। तो वही वाला बात है, जो ज्यादा बेसिकली यूज कर रहा है वो पे भी करे उसके लिए, है ना, ताकि उस रिसोर्स का फिर हम आगे यूज कर सके। तो उस तरह के बेसिकली इंडस्ट्रीज सर्टेन टाइप के जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बता भी देगी आपको, तो उस पे अगर कोई पर्सन जो है बेसिकली वाटर को कंज्यूम कर रहा है तो उसको एक लेवी या फिर दरअसल एक सेस जो है पे करना पड़ेगा सरकार को, राइट। और ये जो वाटर सेस एक्ट पास किया था किस लिए किया था, देखो जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, वित्तीय संसाधन मिल सके और जिससे फिर जो सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स हैं इनके एक्सपेंसेस निकल सके, तो इसलिए किया गया था, ठीक है। तो दरअसल क्या है, जैसे कोल के लिए सेस हम लगा देते हैं, ठीक है, इसी तरह ये वाला भी है। तो अगर आप बेसिकली पॉल्यूशन फैला रहे हो तो यस आपको एक सेस पे करना चाहिए। अगर आप किसी बेसिकली नेचुरल रिसोर्स को ओवर कंज्यूम कर रहे हो, यस आपको एक चार्ज देना चाहिए, राइट, इट्स फेयर इनफ, ओके। तो दिस इज क्लियर। देखो वाटर प्रिवेंशन वाला एक्ट तो आपका इतना ही काफी था, लेकिन अब ना वाटर में जो पॉल्यूशन होता है उसके कुछ कॉजेस इंडस्ट्री वाले जो है कुछ बेसिकली आपके अगर देखोगे हैवी मेटल्स वगैरह के नाम पता होने चाहिए। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको काम आ जाती है स्टेटमेंट अगर कोई बेसिकली क्वेश्चन में आया है उसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो अगर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो बहुत कुछ है। एग्रीकल्चर का बेसिकली जो एक एफुलेंट निकल कर आता है, राइट है, एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर जो होता है उसकी वजह से पॉल्यूशन हो जाता है वाटर बॉडीज में। फिर डोमेस्टिक यूज वाला जो वाटर बेसिकली जाता है ना, इसके अलावा इंडस्ट्री से जो बेसिकली एक बैड वाटर जाता है, राइट है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस, हम थोड़ा फोकस करेंगे इंडस्ट्री वाले पे। यहाँ पे इन्होंने देखा बताया है खासकर वो इंडस्ट्री जैसे पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल का एक्सट्रैक्शन, है ना, इसके अलावा केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं या फिर कुछ अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो वाटर को बेसिकली क्या है पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, राइट है, अगर बात की जाए कि जैसे देखो कि दरअसल अगर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा डेंसिटी है, राइट है, किसी मेटल की, तो उसको जो एक हैवी मेटल के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ये नाम याद कर लेना, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड और आर्सेनिक, राइट है, और साथ में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये दरअसल वाटर के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इंडिया में तो जो ये आर्सेनिक वाला इशू है ये काफी ज्यादा भी है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, दिस इज करेक्ट। चलिए वाटर की बात कर ली, अब एयर की बात कर लेते हैं। भाई हवा और पानी साफ रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? भाई सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, जो हवा में प्रदूषण होता है उसको प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, खत्म करने की कोशिश करनी है, राइट है। यहाँ पे ये बोला गया है बेसिकली कि दरअसल जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने की। अब देखो ये जो बॉडी है इनको हमने बेसिकली एक तरीके से एनेक्ट किस एक्ट के द्वारा किया गया, जो वाटर वाला था, लेकिन एयर वाले के अकॉर्डिंगली भी हमने इनको क्या है पावर दे दी है, राइट है, दिस इज क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 ये है, ये कहता है जो भी एयर पॉल्यूशन के सोर्स हैं, ठीक है, जो भी एयर पॉल्यूशन के सोर्स है और जो बेसिकली उनकी एक जो लिमिट होनी चाहिए वो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर मतलब आपके जो ओजोन वगैरह इनको एकदम एलिमिनेट आप कर देंगे, राइट। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हम सेट कर देते हैं, भाई इतनी लिमिट से अगर नीचे है तो ठीक है, इससे ऊपर जा रहा है तो इट बिकम पॉल्यूशन और इट बिकम प्रॉब्लमैटिक, राइट। तो यहाँ पे देखो इश्यू
तो जैसे सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, मान लीजिए इंटरनल कंबक्शन इंजन है, इंडस्ट्री है, व्हीकल्स है, पावर प्लांट्स है ना, ये सारे के सारे जो बेसिकली पॉल्यूटेंट रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टिकुलेट मैटर, दो कैटेगरी में हम देखते हैं, पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, राइट है। और इसके अलावा लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ अदर टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी होंगे वो एक प्री डिटरमाइंड लिमिट से ऊपर नहीं जाने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। इसके अलावा ये एक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को इस चीज के लिए एम्पावर भी करता है कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर एरियाज को एयर पॉल्यूशन एरिया के रूप में डेजिग्नेट करना चाहते हो, ठीक है, ताकि फिर अकॉर्डिंगली जो है आप उसके एक तरीके से रिड्रेसल के लिए चीजें कर सको, राइट है। तो ये भी ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है। वन्य जीवों का संरक्षण हो गया, हवा साफ हो गई, पानी साफ हो गया, तो ओवरऑल अब क्या, पूरा एनवायरमेंट, राइट। नाउ द ओवरऑल एनवायरमेंट इज इन फोकस। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको पढ़ लेते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है ये VPA एक्ट 1972 के बाद। तो यहाँ पे देखिए, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना 1984 में, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट वाज, राइट। तो इसके बाद बेसिकली हम इस एक्ट को लेकर आए थे। अच्छा, इसी से मुझे भोपाल गैस ट्रेजेडी से याद आ गया, एक ना इम्पॉर्टेंट बेसिकली है जो आपका एक सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी होता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, इस बार के एग्जाम के लिए ना इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में इसको लेकर आर्टिकल्स भी आए थे, मैंने कवर भी कराए थे, राइट है। तो ये जो हमारा बेसिकली सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी वाला एक बेसिकली कॉन्सेप्ट बनता है, प्लीज इसको तैयार कर लेना, ठीक है, मतलब थोड़ा सा तो देख ही लेना। चलो बैक टू द टॉपिक। देखो, दरअसल यूनाइटेड नेशन की जो एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट में 1972 में, ठीक है, उसके बाद एक हमने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को भी बेसिकली अपनाया था। तो जो भी डिसीजंस हमने यहाँ पे लिए थे कि भाई जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, राइट है, उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, उनको बेसिकली क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर फाइनली ये एक्ट हम लेकर आए। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, हमारी कमिटमेंट यहाँ पर भी थी, फिर ये ट्रेजेडी हमने फेस कर ली 1984 में, तो एकदम इमीडिएट बेसिस पर फिर एक्ट आ गया, ठीक है। तो देखो, जो आर्टिकल नंबर 253 है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट आया था। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ आर्टिकल 253? इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। देखो, जब भी बेसिकली हमारी कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट होती है, हम बाहर गए और हम कोई भी कमिटमेंट वहां पर देकर आ गए, तो जब हम वापस अपने देश में आते हैं तो हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें लीगल बैकिंग देनी है, राइट है। तो भाई देश में तो देश के कानून चलते हैं ना। तो जो आर्टिकल नंबर 253 है वो बेसिकली क्या करता है, जो आर्टिकल नंबर 253 है वो बेसिकली क्या करता है, जो भी आपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए हैं उनको नेशनली जो है एक तरीके से इफेक्ट में ले आता है, ठीक है। नेशनली क्या है, बेसिकली इफेक्ट में ले आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि बेसिकली जो EPA है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना वो अथॉरिटीज जो दरअसल आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मैंडेट रखते हैं, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मैंडेट रखते हैं, राइट है। दिस इज क्लियर। थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में ना अब हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है और अपने लेवल पर भी आपने इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट है। चलिए देखते हैं। तो जैसे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये पावर है कि यदि कोई इंडस्ट्री, कोई ऑपरेशन या कोई प्रोसेस ऐसा है जो मे बी इन्वायरमेंट के लिए उतना ज़्यादा मतलब हार्मफुल है, राइट है, तो बेसिकली उसको क्या है वो क्लोज कर सकते हैं, प्रोहिबिशन लगा सकते हैं या फिर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट पावर यहाँ पे मिली हुई है। इसके अलावा आपने एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में वर्ड सुना होगा, इको सेंसिटिव जोन्स, राइट। तो इको सेंसिटिव जोन्स एक्चुअली बहुत ही इको फ्रेजाइल जोन होते हैं, वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है वो काफी फ्रेजाइल होता है, उसको प्रोटेक्ट करने की जो है जरूरत होती है। और जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनको दरअसल आउटसाइड वाला जो इकोसिस्टम है उसके बीच में एक ट्रांजिशन डालने के लिए चारों तरफ क्या है, इको सेंसिटिव जोन्स बेसिकली डाल दिए जाते हैं। तो ये जो इको सेंसिटिव जोन्स गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किए जाते हैं एज अ बफर जोन, राइट। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए दिस इज योर प्रोटेक्टेड एरिया, ओके, लेट मी जस्ट सेलेक्ट द पेन, गिव मी अ सेकेंड।
फाइन। तो मान लीजिए इफ दिस इज योर कोर एरिया, मान लीजिए कोई आपका नेशनल पार्क है, इसका चारों तरफ आप एक बफर एरिया बेसिकली क्या है डिक्लेयर कर देते हो एक इको सेंसिटिव जोन के रूप में, ताकि जो बाहर का एक नॉर्मल बेसिकली इकोसिस्टम है और बाहर का जो एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल एरिया या फिर बेसिकली आपका एक ह्यूमन सेटलमेंट वाला एरिया होता है, उसके बीच में और इसके बीच में क्या हो, एक बेसिकली बफर क्रिएट हो जाए। तो ये जो इको सेंसिटिव जोन है ये जो डिक्लेयर किए जाते हैं दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी मान के चलिएगा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसी के तहत डिक्लेयर किए जाते हैं। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिकली तहत एस्टैब्लिश किए गए हैं। सबसे पहला है नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी, NEAA। दरअसल देखिए, यदि इस एक्ट के तहत यदि इस एक्ट के तहत बेसिकली कोई भी एरिया में है ना, कोई भी बेसिकली एरिया है रिस्ट्रिक्शन को लेकर, है ना, या फिर मान लीजिए सर्टेन टाइप की इंडस्ट्री एक्टिविटीज या ऑपरेशंस को लेकर बेसिकली मान लीजिए कुछ कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर वगैरह दिया गया है, राइट है, या फिर मान के चलिए कि कोई ऐसा उन्होंने बोल दिया है कि भाई ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है इसमें हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि दरअसल आप क्या है कुछ स्पेसिफाइड टाइप की एक्टिविटीज या कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे कैरी आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमने कुछ सेफगार्ड्स रखे हैं और आपको लगता है कि दिस ऑर्डर इज नॉट फेयर और मुझे अपील करनी है। तो दरअसल ये वो बॉडी है जहां पर जो है आप अपील कर सकते हो। ठीक है, ये वो बॉडी है जहां पर आप अपील कर सकते हो। दूसरा है आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, NGT। अब याद रखिएगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन इस एक्ट के तहत नहीं हुआ। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, NGT को स्टैब्लिश इस एक्ट के तहत नहीं किया गया। NGT को स्टैब्लिश किया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा, राइट। लेकिन फिर इसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली दरअसल एनवायरनमेंट से रिलेटेड बाकी जितने भी जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको जो है हियर किया जाता है NGT के द्वारा, और ये पावर NGT को इस एक्ट के तहत मिलती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है अगेन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। देखो मैंने आपको बताया था ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात हमने अभी जाके करनी शुरू की थी, उस टाइम पे नहीं की थी जब हमारा 1972 वाला एक्ट आया था। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनके जीन्स में आपको चेंज कर देते हो लैब वगैरह में। फॉर एग्जाम्पल जो आपके बेसिकली एक बीटी ब्रिंजल की बात हो रही थी, आपका बेसिकली बीटी कपास भी है, राइट है, या फिर और भी इस तरह की चीजें जहाँ पे एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म है और उसके जेनेटिक मेकअप में आपको चेंज कर रहे हो, राइट। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन आपने कर दिया है। तो ये जो बेसिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको अगर आपने बेसिकली अपने एनवायरनमेंट में अपने इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल ऐसी कोई फसल आप उगाना चाहते हैं तो इट्स नॉट इजी ना, उसके इम्प्लीकेशंस देखने होंगे, उसकी चीजों को बेसिकली देखना होगा कि इसका लॉन्ग टर्म क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देयर इज अ कमिटी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, राइट है, और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के बेसिकली तहत ये काम करती है। इसको इसी एक्ट के तहत बेसिकली लेकर आया गया था और ये दरअसल कमिटी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर रेगुलेट करती है। फील्ड ट्रायल्स भी इनके द्वारा कराए जाते हैं और फील्ड ट्रायल्स के रिजल्ट वगैरह भी देखे जाते हैं। एक और है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है, तो बेसिकली पहले इसका नाम कुछ और था, चेंज करके ये कर दिया गया और फरवरी 2009 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। गंगा रिवर को लेकर बेसिकली जितना भी काम होता है वो इस बॉडी के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, यानी कि भाई ये जो अधिनियम है ये भारत सरकार को किस चीज के लिए एम्पावर करता है, क्या शक्ति देता है कि भाई स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड द मैनर इन विच इट इज साउट। यानी कि बेसिकली क्या है, ये बोल रहा है कि दरअसल जब भी पर्यावरण के संरक्षण को लेकर या फिर कुछ भी प्रोसीजर वगैरह को लेकर बात चलेगी तो जो सरकार है उसको पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी कि दरअसल एक सार्वजनिक तरह से चर्चा यहाँ पे करवाना जरूरी है। दूसरा कह रहा है ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर द एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। भाई अलग अलग सोर्सेस से जो भी आपके प्रदूषक हैं उनका क्या एक स्टैंडर्ड रहेगा उसको लेकर बात करता है। तो क्या आंसर होगा, देखो मैंने आपको पूरा एक्ट पढ़ाया, ये लाइन तो मैंने पढ़ाई थी ना कि 10 पॉल्यूटेंट के कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाएंगे, तो ये तो करेक्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन हमने पढ़ा है क्या,
ये आपको याद है क्या कि कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यू रहा हो और उस पर सरकार ने सारी पब्लिक को बोला हो कि आओ भाई चलिए इस पे जरा बातचीत करते हैं। एक्चुअली इस एक्ट की आलोचना भी इसी बात पे होती है कि इसमें ना पब्लिक पार्टिसिपेशन को लेकर क्लियरली प्रोविजंस मेंशन नहीं है। ठीक है, कोई साफ तरीके से जो है सार्वजनिक दरअसल बातचीत को लेकर इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ना गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? थोड़ा सा ना चीजों को अगर डेली लाइफ से लिंक करके सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम इजी टू सॉल्व द आंसर, राइट, और द क्वेश्चन। तो इसका सिर्फ 2 हमारा स्टेटमेंट सही था, ये गलत था, तो बी यानी कि ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है, सही। चलिए नेक्स्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 यानी कि जैव विविधता अधिनियम 2002। देखो ये जो जैव विविधता अधिनियम है, राइट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दरअसल भारत की तरफ से जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, CBD, राइट है, उसमें के तहत जो गोल्स है उनको फुलफिल करने के लिए ये एक्ट जो है लेकर आए थे, राइट है। ये जो एक्ट है ये दरअसल कहता है कि जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं, उनका ना पूरा अधिकार है अपनी जैव विविधता पर, और उस जैव विविधता से अगर कोई भी बेनिफिट मिलता है, राइट है, यानी कि अपनी जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, अपने जो जैव संसाधन है, कंट्रीज के पास कंप्लीट फ्रीडम है उन रिसोर्सेज को यूज करने की, उनके बेनिफिट्स को बेसिकली अपने लिए यूज करने की, उन रिसोर्सेज को यूज करने की, और वो जो बेनिफिट्स है उनका ना डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, समझ में आ जाएगा। कोई ट्राइब्स हैं, बहुत लंबे टाइम से वो किसी प्लांट को किसी मेडिसिन के रूप में यूज करते आ रहे हैं, उसकी कोई थेरेपेटिक जो है प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए कल को कोई कंपनी आती है, उसको पता चलता है और वो उसको पेटेंट करा लेते हैं, राइट है। अब जब एक बार पेटेंट हो जाता है तो कंपनी का उस पे एक तरीके से कंट्रोल हो जाता है। अब बेसिकली ट्राइब में भी फ्रीली उसको यूज ना कर सके। तो देखो एक नॉलेज जो ट्राइब्स के पास पहले से थी, तो उसके कुछ बेनिफिट्स दुनिया को मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या उन ट्राइब्स को उन बेनिफिट्स का थोड़ा सा फायदा नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, राइट। तो ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी जेनेटिक, जो आपकी बेसिकली ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं इनका, इसकी बात जो है ये कन्वेंशन करता है, और उसी को हमने इस एक्ट में भी रखा है। तो इसीलिए क्या है आपका कि दरअसल ये रिकॉग्नाइज करता है कि कंट्रीज के पास ये राइट है कि वो अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज कर सके और फिर इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सके। तो उन ट्राइब्स को भी क्या है, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए जो नॉलेज उनके पास थी और जो नॉलेज अब दुनिया को फायदा दे रही है। दिस इज क्लियर। चलिए अब देखो ये जो एक्ट है ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्टैब्लिशमेंट करता है, ठीक है, यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। अब ये जो प्राधिकरण है ये दरअसल बेसिकली जैव विविधता से रिलेटेड काफी सारी चीजों को क्या है, कंट्रोल करता है। जैसे बेसिकली सबसे पहली बात तो जो ध्यान आपने रखनी है वो ये रखनी है कि दरअसल यहाँ पे यदि कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया में बेस है या नहीं है, इस बात से मैटर नहीं है, राइट है, इंडिया में बेस है या नहीं है, उसको दरअसल क्या करना होगा, उसको दरअसल ये करना होगा कि यदि कोई रिसर्च करना चाहते हैं वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, राइट है, या फिर मान लीजिए कि वो दरअसल उस रिसर्च से कुछ ढूंढ पा रहे हैं और फिर उसका कमर्शलाइजेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको क्या है, इस अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। क्या करना होगा, इस अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया 3 टायर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे रखा गया। देखो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को ना टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ रेगुलेट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि रीजनल लेवल पे बहुत सारी चीजें हैं, तो बॉटम टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए। तो 3 टायर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया। एक आपकी लोकल लेवल पर क्या है, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज है, उसके अलावा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, और फिर आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी तो है ही जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। वो फैक्ट ये है, यदि दरअसल कोई भी बेनिफिट शेयरिंग को लेकर या फिर बेसिकली क्या है, आप मान के चलिए कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के खिलाफ आप कोई अपील करना चाहते हो, कोई ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेसल चाहते हो, तो कहाँ जाओगे,
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, एनजीटी में, ठीक है। तो अब यानी कि ये जो एनजीटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाले में भी था, अब ये आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले में भी है। परफेक्ट है, प्लीज इसको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा ये जो अथॉरिटी है काफी इंपॉर्टेंट है, दैट वाज इन न्यूज आल्सो, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2003 के अंदर, है ना, और बेसिकली सेम एक्ट के द्वारा इसको लाया गया था। ये फिर एक्ट के द्वारा आई है तो इसलिए क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी है, राइट है। तो दरअसल आप देखोगे कि सरकार की तरफ से जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन, उनका सस्टेनेबल यूज, उसको बेसिकली रेगुलेट करने का काम इस बॉडी के द्वारा किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। देखो आपको पता है कि जो ट्राइब्स होते हैं उनका ना अपने जंगल जल के साथ एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो मिलन वाला जो है संबंध होता है, राइट। मतलब आप उस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं सकते। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे फॉरेस्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में माना गया था, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए थे कि ट्राइब्स का जो जंगलों के साथ वो रिश्ता था उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। तो हिस्टोरिकली जो इनजस्टिस हुआ था ट्राइब्स के साथ, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की सरकार के द्वारा, और उनके लिए जो बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये 2006 में सरकार लेकर आई। ये जो एक्ट है ये रिकॉग्नाइज करता है कि बेसिकली जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं और साथ में जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जो अपनी पिछली कई पुश्तों से जंगलों में रह रहे थे, उनके भाई जंगल पे अधिकार हैं और हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। और दरअसल क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स की बात हो रही है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के बेसिकली एजेस में आता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री वाला नाम मत याद रख लेना, ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर वाला, राइट है। तो देखो ये ना कुछ जो है अधिकार देने की बात करता है, जैसे एक टाइटल राइट देता है। यदि ट्राइब्स जो है किसी एक पर्टिकुलर लैंड पर अपनी पुश्तैनी टाइम से जो है बेसिकली खेती करते आ रहे थे, तो ये एक्ट उस जमीन पर इनको ओनरशिप का राइट देता है, और ये सिर्फ 4 हेक्टेयर तक होगा। याद रखना ये कोई नई जमीन नहीं होगी, कोई न्यू लैंड नहीं होगा, ऑलरेडी आप जिस पे कल्टीवेशन करते आ रहे थे वही आपको जो है यहाँ पे लैंड का टाइटल ओनरशिप मिल जाएगी। दूसरा क्या है, जंगलों के कुछ उत्पाद पे जो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, लघु वनोत्पाद या फिर जैसे चरागाह है, राइट, ग्रीजिंग बेसिकली एरियाज हैं, उन पर आप अधिकार जो है ट्राइब्स के ये रिकॉग्नाइज करता है। साथ में यदि किसी भी वजह से बेसिकली इवैक्यूएशन करना पड़ रहा है, ट्राइब्स को वो जगह छोड़नी पड़ रही है, तो रिहैबिलिटेशन का राइट इनको मिलता है। सरकार प्रॉपर्ली इनको रिहैबिलिटेट करेगी, जो भी लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी उनकी गई है उसको वापस से जो है उनको देने की कोशिश की जाएगी, एक प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट उनका जो है कराया जाएगा। साथ में क्योंकि वो लंबे टाइम से जंगलों के साथ एक संबंध बनाकर एक को रिलेशनशिप में रहे हैं, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का राइट भी इनको मिलता है, ठीक है। जंगल के प्रबंधन का अधिकार भी एक तरीके से इनके पास रहता है। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ राइट जो बेसिकली यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब जो हम एनजीटी से वीडियो शुरू करते हुए अब आप पहुंचे हैं एनजीटी पर ही। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, तो मैंने क्या बताया, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 के अधिनियम से आई थी, लेकिन बहुत सारे एक्ट्स के द्वारा इसको पावर दी गई है कि रिड्रेसल बेसिकली इस बॉडी के द्वारा आपको मिल सकता है। तो देखो जो रियो समिट हुआ था 1992 में, है ना, उसके तहत बेसिकली जो चीजें थी उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम बेसिकली एक्ट लेकर आए थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था यदि कोई भी इंडिविजुअल है, राइट है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, यदि उनको किसी भी प्रकार का एनवायरमेंटल हार्म हुआ है, उनके किसी भी तरह के राइट्स को लेकर जो है प्रॉब्लम हुई है, तो उनको एक लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकोर्स मिल सके। और वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिड्रेसल होगा, जो उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करेगा, वो कौन होगा, दैट विल बी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आर्टिकल नंबर 21 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी रियलाइजेशन मिलता है।
हाउ, देखो आर्टिकल नंबर 21 जो आपको बिल्कुल बिल्कुल लिव विद डिग्निफाइड मैनर, राइट, और या फिर आप मान लीजिए कि आपको जीवन का जो है एक अधिकार देता है, राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमामय पूर्ण जीवन। एक मतलब एक जस्ट ऐसे ही नहीं कि लाइफ आपने बिता दी, एक प्रॉपर डिग्निफाइड मैनर में लाइफ आपकी होनी चाहिए। तो एक डिग्निफाइड मैनर में लाइफ तब होगी जब आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी मिलेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट है। तो हेल्दी इन्वायरमेंट, ये राइट आपको आर्टिकल नंबर 21 देता है। और यदि कोई आपके इस राइट का हनन करता है तो यू हैव द रिकोर्स ऑल्सो, जो एनजीटी के पास है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी मैटर बेसिकली सब्सटेंशियल इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है, ठीक है, उनके लिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है एनजीटी के पास, और इसीलिए ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दे सकते हैं। अब हम उन सारे टोटल एक्ट्स की बात करते हैं, दरअसल जिनके तहत एनजीटी के पास पावर है सुनवाई करने की और एक जो है बेसिकली आंसर देने की। सबसे पहला वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको रिपीट लिख दिया है मैं। अच्छा ठीक है, ये सेस वाला एक्ट है 1974 वाला, पढ़ चुके हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1977 पढ़ चुके हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 होमवर्क है, पढ़ना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ चुके हैं। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो दीज आर द एक्ट्स जिनके तहत जो है एनजीटी के पास पावर है कि दरअसल एनवायरमेंटल इश्यूज पर एक सिविल कोर्ट की तरह वो सुनवाई कर सकती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022 की, ठीक है। तो प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसके प्रबंधन को लेकर सरकार कुछ नई नियम लेकर आई थी, या कहें कि जो पुराने नियम थे उनमें हमने कुछ संशोधन किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है कि दरअसल इसके तहत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली गाइडलाइन जो है सरकार लेकर आई, या आप कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट अब इंडिया में रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखो, प्रोड्यूसर का काम बस इतना नहीं है कि उसने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको जो है सेल आउट कर दिया एंड उसकी वजह से जो भी वेस्ट जनरेट हुआ वो पब्लिक या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, राइट, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट वेस्ट। नो, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो यू आर लायबल टू, राइट। तो अगर मान लीजिए आपने प्लास्टिक जो है बेसिकली आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें प्लास्टिक यूज होती है, तो उस प्लास्टिक को रिसाइकल करना, रीयूज करना, उसके वेस्ट को मैनेज करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी होगी। यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसकी एक्सटेंडेड विस्तारित जो है यहाँ पे उत्तरदायित्व है। क्या है? यानी कि विस्तारित जो है उत्तरदायित्व है किसके? प्रोड्यूसर के, निर्माता के, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे और क्या किया गया, जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स होते हैं उनको प्रोहिबिट कर दिया गया। यानी कि वैसे प्लास्टिक जिसको आप रिसाइकल करके रीयूज नहीं कर सकते, एक बार जो है आपने यूज की देन उसके बाद थ्रो आउट कर देते हो, उसको यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला गया कि मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और जो कैरी बैग वगैरह होंगे, है ना, बेसिकली जो वर्जिन रिसाइकल प्लास्टिक से बने होंगे लेकिन 75 माइक्रोन से कम के होंगे, वो भी बैन है। यानी कि 75 माइक्रोन से कम वाला जो प्लास्टिक होगा उसको भी यहाँ पे बैन किया गया है, ठीक है जी। साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो बेसिकली कंपोस्टेबल प्लास्टिक होती है, राइट, कंपोस्टेबल प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना। तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक पर ये जो है अप्लाई नहीं होंगे उससे बना हुआ यदि कोई कॉमोडिटी होगा। तो यहाँ पे भी नोडल एजेंसी कौन सी है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये ध्यान रखना। चलिए प्लास्टिक की बात कर ली, अब एक ई वेस्ट की भी बात कर लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, एक पिक्चर दिखा देती हूँ, खुद से समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट टीवी है, लैपटॉप है, बैटरी है, एनीथिंग, राइट, जो बेसिकली हमने यूज कर दिया है और अब वो आउट ऑफ यूज है और एज अ वेस्ट बेसिकली जो हमने वो क्या है डिस्पोज कर दिया है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और ये बहुत ह्यूज प्रॉब्लम जो है बेसिकली आज के टाइम पे बनती जा रही है और काफी डिटेल में मैंने इसको पहले पढ़ाया हुआ है, बट अभी क्विक रीजन
कर रहे हैं, तो फिलहाल रूल्स पे फोकस रखते हैं। तो देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उनकी तरफ से नोटिफाई किया गया था इन रूल्स में चेंज करना, राइट है। अब ये जो रूल होंगे, एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर आप लोग, हम लोग, बल्क कंज्यूमर, कलेक्शन सेंटर, रिटेलर, ई रिटेलर और रिसाइकलर, सब पे लागू होंगे। हर किसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी मॉडिफाइड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बेसिकली वापस से रिसाइकल करवाना या उसका मैनेजमेंट करना आपकी भी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए देखो, कलेक्शन सेंटर्स होंगे, कि जो कंपनीज होगी वो कलेक्शन सेंटर्स को बेसिकली एक तरीके से ये काम दे सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी, कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कलेक्ट कर लीजिए। देन आपके रिसाइकलर वगैरह होंगे जो उनको रिसाइकल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट मेटल वगैरह होते हैं उनको उसमें से जो है एक हेल्दी तरीके से, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, उनको रीयूज किया जा सकता है, ठीक है। और जो पार्ट रीयूज नहीं हो सकते उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और रिसाइकलर्स हैं, उन सब को जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है, उस पर खुद को रजिस्टर करना होगा। दैट इज मैंडेटरी। ओके, दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पेसिफाइड ईई, है ना, अब उनको क्या किया गया है, उनको एनुअल ना टारगेट दे दिए गए हैं, यानी कि आपका पिछले साल कितना सेल था या कितना आपने बेसिकली प्रोड्यूस किया था, डिपेंड ऑन दैट आपको जो ई वेस्ट है उसके रिसाइकलिंग के एनम के बेस पर जो है टारगेट दिए जाएंगे एनुअली, राइट है। और यहाँ पर दरअसल जो सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको भी अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है। द स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड अब एक्सपेंड कर दिया गया है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, पैनल्स वगैरह तक, ठीक है। तो अब आप भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के रूप में जो है जाने जाओगे, तो कल को ये भी जो है बेसिकली आपकी लायबिलिटी के अंदर आएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलग अलग स्टेक होल्डर्स की डिफाइन कर दी गई है। हम दो की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स को देखो, अपने एंड पर ये इंश्योर करना होगा कि भाई जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो वैसा प्रोडक्ट बनाए जो रिसाइक्लेबल हो, ठीक है। साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे उनको भी कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं कि दरअसल आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हर इंडस्ट्रियल स्पेस के अंदर एक ई वेस्ट डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग फैसिलिटी हो, है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। साथ में इस इंडस्ट्री के अंदर स्किल डेवलपमेंट को आप प्रमोट करो, भाई स्किल्स होंगे तभी तो ये सारी चीजें हो पाएंगी। और दूसरा, इन मेजर्स को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो ये ध्यान रखना। तो ठीक है, हमने आज जो है बेसिकली सारे अपने जो भी इम्पॉर्टेंट एक्ट्स थे, रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, उनको कवर कर लिया है। आई होप कि काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आसान शब्दों में, आसान जो है कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जिन चीज़ों पे मैंने फोकस किया है उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को 2 या 3 बार सुन लीजिएगा, एक बार नॉर्मल स्पीड पर जो आपने अभी सुनी लिया है, और एक बार जो है बेसिकली 1.5 की स्पीड पर, ताकि क्विकली रिविजन हो जाए। एंड प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो फीडबैक दिया कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में हमें अपनी क्लासेस में क्या चेंज करना है, आपको क्या अच्छा लगा है, किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, ये बात हम तक पहुंचे और फिर हम उसी तरह के लेक्चर्स आपके लिए जो है क्यूरेट कर कर ले आए। इट्स अ गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, राइट, और इसको इसी तरीके से मेंटेन करते हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ। एंड इसके अलावा प्लीज़ इन वीडियोज़ को मोर जो है अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और फीडबैक दे देंगे तो और भी अच्छा होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगेन जो है 4th पार्ट में प्रॉपर तरीके से रिवाइज कराने वाली हूँ, जो बाकी की बची हुई हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट्स हो गए, हमारे नेशनल पार्क हो गए, स्पीसीज हो गए, और आज हमारे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस भी हो गए,
ठीक है, तो कल मिलते हैं और कल एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आज के लिए लेती हूँ मैं आपसे विदा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ चैनल के साथ बने रहिएगा और आप लोगों को आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।